नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर आप बहुत सी खबरें ऐसे देखें तो ऐसा लगता है कि जो है कि घुमसान की सियासी जंग हो रही है, लेकिन मुझे एक फीलिंग हो रही है, मेरी एक सेंस ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ठहराव आ रहा है और ये ठहराव किसी मंतकी नतीजे और किसी रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा सकता है। इसके असरात अभी इतने नहीं हैं, लेकिन इसकी फीलिंग जो है वो डेवलप कर रही है और इस फीलिंग के हवाले से हम आज का ये प्रोग्राम कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो तज़ाद है वो क्या है कि अब से कोई 2 घंटे पहले जनाब फ़ारूक हबीब साहब ने, जो तहरीक इंसाफ के फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं और अभी भी बहुत अहम रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने हुकूमत वक्त से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से ये मुतालबा किया एक प्रेस टॉक के अंदर। उससे पहले मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा बोल रही थी, उसके जवाब में फिर ये आए जैसा कि पाकिस्तानी सियासत की रीत है। और वहाँ पे फ़ारूक हबीब साहब ने ये कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन और लीडर ने जिस किस्म की बात की है, उसके नतीजे में सिर्फ ये प्रेस स्टेटमेंट या फ़ॉरेन ऑफिस का रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए था, बल्कि हुकूमत को ये चाहिए कि जो ट्रेड ऑफिस खोला है हिंदुस्तान में, उसे फिलफोर उस फैसले को वापस लिया जाए, उसे कैंसिल किया जाए। अब इनका वो शॉर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सुन चुका हूँ क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब ने कहा। मैं आपको याद करवाऊँगा कि इसी किस्म की सिचुएशन जो थी उस वक्त भी थी जब मार्च या अप्रैल 2021 में ख़ुद इमरान खान की हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड इंपोर्ट करनी चाहिए, जो कि उस वक्त उनको बहुत ज़रूरत थी, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने इस मौके पर किस तरह से उसकी मुखालफत की थी वो सुन लेते। भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं, हवाओं ने रुख बदल लिया है, तो क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? क्या भारत ने कोई ऐसा कंसेशन दिया है जिसके एवज एकदम हुकूमत पाकिस्तान जो है अब बिछी जा रही है? इस हुकूमत के पास कोई सलाहियत नहीं है। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियो से मुझे तशरीफ़ मेरे साथ रखते हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर अफानुल्लाह साहब, PMLN के रहनुमा हैं। उस्मान डार साहब, एक्स स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूथ अफेयर्स, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एडवोकेट, वकील, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब एडवोकेट अबू ज़र सलमान खान न्याजी साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सेनेटर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ारूक हबीब साहब सियासत कर रहे हैं, इस वक्त इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप भी यही सियासत करते रहे। क्या कहीं इसमें ब्रेक आएगा? मतलब उस वक्त वो ट्रेड करना चाह रहे थे, आप लोगों ने सबने मुसीबत डाल दी, उनके लिए उन्होंने कैंसिल ही कर दिया। अभी आपको कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्टेप लिया हिंदुस्तान के साथ ट्रेड कि वो कैंसिल करें, क्या करें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अगर तो हिंदुस्तान का बिहेवियर जो है अक़लियतों की तरफ, कश्मीर के मुसलमानों की तरफ, और बिलखुसूस जो अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है जिसमें उनकी जो स्पोक्स पर्सन है उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो इन हालात में तो ज़ाहिर है आप अगर ये कहेंगे कि हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 22 करोड़ लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनकी तर्जुमानी। आप समझते हैं कि नहीं करना चाहिए? नहीं, हम नहीं कर नहीं सकते। लेकिन आपने ट्रेड ऑफिस तो खोला है। ठीक है, वो तो उससे पहले खोला होगा ना, ये जो मामला हुआ है उससे पहले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब ये तो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं ना, ये अब फ़ारूक हबीब ने कहा कैंसिल करें। लेकिन मैं अब इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ज़ाहिर है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो दे सकती है जिन्होंने खोला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जब तक एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है जो हिजाब पे बैन लगाती है, जो अदान पे बैन लगाती है, जो मुसलमानों को दबाती है, जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370A को ख़त्म किया है, जो मुसलसल जिनका एजेंडा जो है वो बड़ा खौफनाक है। जब इस तरह के माइंडसेट के लोग आपके पड़ोसी मुल्क में बैठे हैं, तो आप उनके साथ देखें, ट्रेड होती है जहाँ पे थोड़ी सी अफाम तफहीम हो, बातचीत हो, टॉकिंग टर्म्स हो, लेकिन जहाँ पे इस तरह के मामलात हों, आए दिन कोई ना कोई एक नई है वो लोग नया शोशा छोड़ते हैं, उधर कहाँ आप मुझे बताएं बातचीत और कहाँ ट्रेड हो सकती है? वैसे मशरक़ वस्ता के साथ चूँकि उनके ट्रेड लिंक्स हैं, इसलिए जब ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ओमान और सऊदी अरब ने रिएक्ट किया है तो उन्होंने इन मेम्बरान को सस्पेंड कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है हमारे ऊपर नहीं किया, उनके ऊपर किया। पब्लिक अपॉलॉजी नहीं आई। उसकी वजह यह है कि वो $90 बिलियन का ट्रेड है, फिर वहाँ रेमिडेंसेज आते हैं लंबे चौड़े। लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि देखें, हम ये जो मदम्मत वगैरह करते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सच बुनियादी तौर पे मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि हम जब तक प्यूनिटिव मेजर्स नहीं लेंगे अगेंस्ट इंडिया, तब तक जो है ये मामला या अगेंस्ट कोई भी मुल्क वो ये मामला चलता रहेगा। एक बात और दूसरी बात देखें,
जो यहूदी हैं वो बहुत थोड़े से हैं उनकी आबादी, मगर यूरोप में और वेस्ट में एंटी सेमेटिक लॉज कितने ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने बनाए हुए हैं। इसी तरह जो है एंटी ब्लास्फेमी लॉज जो है उसको उसकी बातचीत शुरू करनी चाहिए और हमें उसको पुश करना चाहिए बिलखुसूस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, ताकि इस तरह के मामला ना हो। अच्छा, अब कंसेंसस तो आप लोगों में नहीं होता, लेकिन क्या आप इसको फिर अप्रिशिएट करेंगे कि जो उन्होंने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन करार करने में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी मेहनत की, तुर्की के साथ मिलकर उसको बना दिया, तो फिर आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा स्टेप था? ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा चलिए, पॉजिटिव बात। उस्मान डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कोई आप भी इस पर थोड़ा सा देखें कि जब इसे कहते हैं आपकी हुकूमत ने ट्रेड करना चाहा हिंदुस्तान के साथ, कपास का, वीट का, ज़रूरत थी, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने कहा कि हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, बजट ठीक हो जाएगा, तो एहसन इकबाल साहब ने और बाकी सारी जमात ने, PML ने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल किया और इमरान खान की हुकूमत फौरी तौर पर पीछे हट गई। अब इन्होंने एक स्टेप लिया है ट्रेड ऑफिस कायम करने का हिंदुस्तान के साथ, लेकिन अब फ़ारूक हबीब साहब ने भी बाकायदा प्रेस को टॉक किया उसके हवाले से, जिसमें डिमांड किया है कि ट्रेड ऑफिस ही को ख़त्म कर दें। तो आप लोगों की जो ये लड़ाई है, इससे कौम के इंटरेस्ट तो नहीं सर्व हो रहे आप दोनों की लड़ाई से? कहेंगे कि अगर किसी भी डील से पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, 22 करोड़ लोगों को फ़ायदा होता है, इन्हें रिलीफ मिलता है, तो उसके लिए हम बोलें जी कि ये किसी किस्म का भी डेड लॉक क्रिएट करे। लेकिन सिचुएशन देखें, यहाँ इस वक्त टोटल डिफरेंट सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। आप कुवैत को देखें, बहरीन को देखें, मिडल ईस्ट, गल्फ, हर तरफ बाइकआउट कर रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स का, जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस के हवाले से जो एक बात हुई है। तो ये एक डिफरेंट सिनारियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग, मैं समझता हूँ इसका रिबटल पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जाना चाहिए। मैं इस पे सियासत नहीं करना चाहता मज़हब पे, लेकिन डॉक्टर साहब ये एक आप ट्विटर देख लेना पिछले, आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से तो एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस, हिंदुस्तान के चार्जी अफेयर को बुलाया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान के चार्जी अफेयर को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बुलाया, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का जो ट्वीट आया था ना, वो सिर्फ एक उसका हेडलाइन स्टेटमेंट थी, वो फॉरेन ऑफिस की पब्लिक रिलेशन मिस्टेक्स थी। उनका जो रिस्पांस था ना, वो बड़ा लंबा था, 3-4 पैराग्राफ को, मैंने बाद में देखा है, वो ट्वीट उनका नाकाफी था, वो ट्वीट के ऊपर सिर्फ हेडलाइन आई थी। तो और आप क्या चाह रहे हैं कि क्या करे इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत? देखें डॉक्टर साहब, करना जो भी है इन्होंने करना है, आगे ही तबाही कर दी है, बेड़ा गर्क करके रख दी है। और मैं एहसन इकबाल का अभी स्टेटमेंट सुन रहा था जी, इनमें सलाहियत नहीं है। वाकई डॉक्टर साहब, हम में सलाहियत नहीं है पेट्रोल को एक हफ़्ते में 60 रुपये महंगा करने की। वाकई हम में सलाहियत नहीं है पाकिस्तानियों बिजली 10 रुपये महंगा करने की। वाकई हम में सलाहियत नहीं है, जिस तरह की तबाही इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा के की है, मज़ीद पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है। 2 हफ्ते में जो इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है गरीब आदमी की, और मुआशत तबाह करके रख दी है, ये हमारी वाकई सलाहियत नहीं है। ये वाकई हमारी सलाहियत नहीं है पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान को एक मुआशी तबाही के धाने पे ला के इन्होंने खड़ा कर दिया। ऐसी सलाहियत हमारी है ही नहीं है। पिछले 4 साल में जिस करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने डबल डिजिट में रखा, 27 अरब डॉलर पे इमरान खान ने पाकिस्तानियों इस फॉरेन रिजर्व को पहुंचाया, जिसको ये सिंगल डिजिट में ले आए हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसी सलाहियत हमारी है ही नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रोग्राम से आज सवाल यही उठाना चाहता हूँ, यही मुल्क था, यही खजाना था, यही हालात थे, ना ही बिजली जाती थी, ना ही इस तरह की 60-60 रुपए के टीके लगाए जा रहे थे अवाम को। अगर हमारे दौर में पेट्रोल की प्राइस बढ़ी भी है, 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, इस तरह करके प्राइस बढ़ाई जाती थी। हम किसी फॉरेन एजेंडे पे नहीं थे। इसी हुकूमत में, इसी खजाने से पाकिस्तानियों इमरान खान ने 400 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम चलाया, 150 अरब का नौजवानों को कर्जे देने का नौजवान प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम चलाया, कामयाब पाकिस्तान चलाया, गरीब लोगों को घर दिए। डॉक्टर साहब, इसी खजाने से सब्सिडियां दी जाती थी। ये किस एजेंडे पे आए हैं, इनसे ये सवाल करें। अच्छा, ये डॉक्टर अफनान ने नोट कर लिए, ये जो तबाही की है, आपके सारे पॉइंट्स को डॉक्टर अफनान ने नोट कर लिया है। हर तरह का गरीब को इन्होंने रिलीफ बंद कर दिया है। नोट कर लिए हैं, और मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं। खजाना बिल्कुल, ये जो मईशत की प्रोग्राम करें, मईशत की जो सूरत हाल और चैलेंज है, आपने ये कैसे सुनना किया, चाहते ये कैसे? इन नलायकों के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि मजीद कितनी तबाही करनी है इन्होंने, ये सुनाएं, ये बताएं, कौम को जवाब दें ना, बैठे हुए हैं आके। ठीक है, ये बिल्कुल इस चीज को आगे बढ़ाते हैं आपका प्रोग्राम। अच्छा, ठीक, नहीं, वो डॉक्टर अफनान बड़े कैपेबल हैं। अभी हम इनके सामने ये सवाल रखते हैं। मुझे जरा अबू जर साहब को, अबू जर सलमान खान न्याजी एडवोकेट हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनको इसमें लाने दीजिए।
अब उधर सलमान खान साहब ये जो मसलसल सुन रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की ज़मानत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान को वो गिरफ्तार कर सकते हैं, और फिर लोगों को और भी बहुत से खदशात उनके जहन में हैं कि पता नहीं किस किस्म का इमरान खान पे मुकदमा चल सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे बने वो कोई ख़ास सब्सटेंटिव नहीं है, उनके ऊपर जो एविडेंस है वो बड़ी टेनुअस किस्म की है, ये सिर्फ एक सियासी किस्म का है। आपको कानूनी तौर पर क्या लगता है कि कोई सीरियस किस्म का मुकदमा ऐसा है जिसमें इमरान खान लंबे फंस जाए? देखें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से बेल कराई है वो है क्या, वो प्रोटेक्टिव बेल है। ये दी क्यों जाती है? ये तब दी जाती है जब आपने किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जाके प्रोसिक्यूशन फेस करनी हो। तो वो खान साहब ने क्योंकि प्रोसिक्यूशन फेस करनी थी तो आपको डर होता है या अप्रीहेंशन होती है कि आपको वो प्रोसिक्यूशन ज्वाइन करने से पहले या कोर्ट प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करने से पहले अरेस्ट ना किया जाए, तो आप प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं किसी और सूबे के हाई कोर्ट से। तो वो पेशावर हाई कोर्ट से लेके यहाँ पे आ गए। अब वो जहाँ तक बात है कि वो 25 तक है, उसके बाद एक्सपायर होगी तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ये मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है, ना मुमकिन है। क्योंकि जब आप प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज यही होता है कि आप प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। कॉम्पिटेंट जो फॉरम होता है, जो रिस्पेक्टिव एरिया जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है जिस कोर्ट की, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्योंकि इस्लामाबाद में FIR है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडिशनल सेशन जज की अदालत होगी वहाँ पे वो प्री अरेस्ट बेल करा लेंगे इसके एक्सपायर होने से पहले। और जहाँ तक मुकदमे की नेचर की बात है, अगर आप इसमें जो FIR हुई है उसकी आप अगर देखें, एक टिपिकल स्टीरियोटिपिकल दफात हैं जो नॉर्मली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है, जब वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स कर रही होती है या अपोजिशन वाली पॉलिटिक्स कर रही होती है तो उस पर होती है, जैसे क्रिमिनल डैमेज हो गया, इंस्टिगेशन हो गई, ये जितनी इस तरह की जो FIRs होती हैं 148 की, 186 की, कार्य सरकार में मुदाखलत की, टिपिकल वो एक स्टीरियोटिपिकल FIR हैं। तो ये इस तरह के पर्चे मेरे ख्याल से PMLN पे भी PTI के टाइम पे काफ़ी कट चुके हैं, तो ये इतने सीरियस नहीं होते, ये इनका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता ऐसे केसेस का। नहीं, साहब सही कह रहे हैं कि PMLN पे भी पर्चे कटे हैं, सारी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पर्चे काटे हैं, लेकिन कि गुज़िश्ता 24 घंटे से जो इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कंपेयर करके एक दुहाई दी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर जगह जगह पे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और सरकार के एक्शन से हो सकता है उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा बन सकता है गद्दारी, ट्रीजन का, वो फिर क्या है? नहीं, देखें मोहित साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगर हम केस पढ़ें तो उनको मर्डर 302/109 एडिंग एंड अबेटमेंट ऑफ मर्डर के बेसिस पे जो उनको, जो मैं तो उसको जुडिशल मर्डर कहूँगा, जो हुआ था। और वो जो एक नज़ीर है जो अदालती प्रेसिडेंट है उसका कोई तारीफ़ नहीं होती, उसका मजाक ही उड़ाया जाता है हमारे जुडिशल सर्कल्स में भी, हमारे लीगल सर्कल्स में भी। और जहाँ तक खान साहब की बात है, ये पर्चे ऐसे नहीं हैं और या गद्दारी के पर्चे ऐसे नहीं हैं जिस पे आप किसी की एलिमिनेशन कर सकें इवन थ्रू अ लीगल प्रोसेस। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि ये जिस तरह वो गुब्बारे में से हवा निकल जाती है उस तरह की FIR से, तो इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होना। हाँ, आर्टिकल 6 है फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्टिकल 6 देखें उसकी जो पनिशमेंट है दैट इज डेथ सेंटेंस। हाँ, आर्टिकल 6 की बड़ी बात हो, वो आर्टिकल 6 का केस नहीं बनता यहाँ पे, ना आर्टिकल 6 की कोई कार्रवाई हुई है, ना वो केस बनता है। जितनी भी आजकल डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 महीने में से, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिसमें आर्टिकल 6 का केस बन सके। ना ही कोई सियासी जमात ऐसा सोचेगी। मेरा ख्याल है ये बहुत हद तक एक प्रोपेगेंडा है। ये मेरे साथ रहे, मेरे बड़े बड़े सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, नेशनल असेंबली के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से, पंजाब की जो लीगल सिचुएशन उसके हवाले से मेरे साथ रहिए। मैं ज़रा आऊँ वापस सेनेटर अफनान की तरफ। सेनेटर अफनान, अब से कुछ तकरीबन 3-4 घंटे पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस टॉक की, वो सोशल मीडिया की टीम से बात करी, वहाँ उन्होंने इकॉनमी के हवाले से क्या बात की? प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखाएँ उनके इकॉनमी के हवाले से क्या रेफरेंसेस। डिफॉल्ट होने पे आ गया था, हमारे पास LCs खोलने के लिए पैसे नहीं थे, खाई में पाकिस्तान गिर रहा था, उसकी इकोनॉमी ज़मीन के नीचे जा रही थी। पाकिस्तान की खिदमत जो अगर किसी जमात के नसीब में आई है तो उस जमात का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान को बनाने का, पाकिस्तान को बार बार अपने पाँव पे खड़ा करने का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान में मोटरवेज, बिजली के मंसूबे, सड़कों के जाल, पाकिस्तान में मेट्रो बस, पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन, पाकिस्तान में CPEC, ये सब लाने का अगर सेहरा एक लीडर को जाता है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ।
नाजरीन, आपने ये सुना, उस्मान डार साहब भी हमारे साथ हैं, वो सुन रहे हैं। सेनेटर अफरान, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी जमातें, इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, आप लोग भी शामिल हैं, PPP के बाद आप लोग आए, आपने उनके ऊपर डाल दिया, अब आप लोग आए हैं वापस, इन्होंने ये आए, इन्होंने आपके ऊपर डाल दिया, आपने इनके ऊपर डाल दिया। असल मसले तो पाकिस्तानी मईशत के कुछ 50 साल पुराने हैं। जब 1980 की दहाई में हमने सस्ती एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के डैम नहीं बनाए, जब अमेरिका ने कोटा ख़त्म कर दिया और कोटे के बाद हमें कम्पीट करना पड़ गया हिंदुस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश से टेक्सटाइल मार्केट में, तो हमारी स्किल सेट्स जो हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ। हमारा जो वर्कर मशरक़ वस्ता में काम करता है वो फूड चेन के बिल्कुल नीचे काम करता है, वो टैक्सी ड्राइवर है, बुनियादी किस्म का मजदूरी काम करता है। हिंदुस्तानी सप्लाई चेन में बहुत ऊपर लेवल पे मैनेजरियल फाइनेंस लेवल में काम करते हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के कमेंट से और बाकी सारे जो सियासतदान PTI, इन सब के कमेंट से ऐसा लगता है कि आप लोग इकनॉमिक्स को सिर्फ 3-3.5 साल के तौर पर देख रहे हैं। आप ये देख ही नहीं रहे कि इसके अंदर तो 30-40-50 साल की एफर्ट करने की ज़रूरत है और कंसेंसस चाहिए। अब आप उनको रगड़ वो आपको रगड़े, हल तो आपके पास भी कोई नहीं, उनके पास भी कोई नहीं। देखिए, बात ये है कि हमारे पास हल है, इनके पास हल नहीं है। उसकी मैं आपको बता देता हूँ वजह क्या है। देखें, जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो रोज़ाना धमाके होते थे। आपको पता है कराची में लाशें गिरती थी, लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे की थी, इकनॉमिक डेवलपमेंट रुकी हुई थी, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए हमने हुकूमत ली। हमने पहले 40-50 दिन में कोई मेजर अकम्पलिशमेंट हमारी नहीं थी, लेकिन हमने 2 साल के अंदर टेररिज्म के इशू को भी रिजॉल्व किया। कराची में बहुत अच्छा काम किया, कराची में बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको गिनवाता हूँ, बाकी काम चल रहा था। जो ट्राइबल एरियाज का था वो पहले से इन प्रोसेस था। कराची आपके बगैर नहीं। नेशनल एक्शन प्लान हमने ही बनाया था। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान से पहले जो है इफेक्टिव नहीं था। जब नेशनल एक्शन प्लान आया है, उनके खिलाफ सजाएं हुई हैं, वो इन्फोर्स हुई हैं, उसके बाद मामला ठंडा पड़ा है। मैं ये, उसके अलावा आप देखें, $55 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट चाइना से लेके आए। इनका ये हाल था। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। ये जो इनका नंबर 1 वजीर है, उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मुराद सईद साहब, एक दिन मुझे ये एक इन्वेस्टर ने बताइए जो उस मीटिंग में बैठा हुआ था। वो ये कहता है कि मुराद सईद साहब आए हैं, चाइना की पता नहीं दूसरी या तीसरी लार्जेस्ट कंपनी सामने बैठी हुई थी। तो आगे कहते हैं, ये किसी ने परफ्यूम किसने लगाया हुआ है, और उसको कहते हैं तुम, जो उनका मेन हेड था या कहते हैं उस कंपनी का, उसको कहा तुम उठो और बाहर निकल जाओ। चाइना की कंपनी को या कहते हैं ये इन्होंने इस तरह, इसीलिए तो ये सारी इन्वेस्टमेंट बंद हुई है। इनकी इन हरकतों की वजह से जो है कहते हैं ये हालात इतने खराब। इन्वेस्टमेंट तो खैर बंद नहीं हो सकती, लेकिन मतलब मैं आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ। जो बंदा वहाँ पे बैठा था उसने मुझे बताई ये वाली बात, जो इस कंपनी का नुमाइंदा है उसने मुझे ये वाली बात, गैर जिम्मेदाराना हरकत, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत की। और वो बाकी फिर सारे उठ के चले गए। आपको पता है मुराद से चाइना नहीं गया। आपको पता है पूरे टेन्योर में आप निकाल लें, अगर मेरा रिकॉर्ड गलत बात कर रहा हूँ, उन्होंने पाबंदी लगा दी थी इसके आने के। ये नंबर 1 वजीर की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, कम्युनिकेशन, और ये मैं एक कहानिस्तानी सुना रहा हूँ। इसके अलावा और बड़ी कहानियां, मैं अगर वो जो इसने हाउसिंग सोसाइटी में अपना 10 कनाल का फार्म हाउस लिया है, एक एग्जिट देके, वो उसकी कहानी आप निकाले तो वो एक और अलग कहानी। फिर मैं, अच्छा वो मुराद सईद उधर है नहीं, मैं यूँ नहीं, लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। देखें, हमारे पास प्लान क्या है। हमारे पास प्लान ये है कि हमने, इन्होंने जितनी फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे बड़े बड़े ब्लंडर मारे हुए थे ना, और तमाम लोगों को नाराज़ किया हुआ था। किसी को क्या कहते हैं, किसी का घड़ी भेज दी, किसी का बदतमीज़ी की, किसी के जाके कुछ और बातें की। उन सब से हम अपने रिलेशनशिप को जो है वो रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है वो शोरअप होंगे, जो है रुपया स्ट्रेंथन होगा। पहले ये जो 6 से 8 महीने थोड़े टफ है, मैं अभी बता रहा हूँ। देखें कि हमारे पास कोई सिल्वर बुलेट, आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते? नहीं, अभी तो कोई इलेक्शन के कोई वो नहीं है। अभी कोई इन द शॉर्ट टर्म कोई प्लान नहीं है। हम ज़रूर क्या कहते हैं, बातचीत करने के लिए हमने ज़रूर कहा है कि हम रेडी हैं, लेकिन वो कोई असेंबली में आए बैठे तरीके से बात करें तो हम ज़रूर उसमें रेडी हैं। लेकिन मैं बात क्या बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी हमने, मुझे ये बता दें, इन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल डेट डबल कर दिया ऑलमोस्ट। क्या इन्होंने कितने 50 लाख घर का वादा किया था, 27,000 घर भी नहीं बनाए इन्होंने। तो ये तो वही डिस्कशन है जो हम रोज करते हैं। नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। देखें, हमने 2013 से 2018 में डिलीवरी क्या दी, 1700 किलोमीटर की मोटरवे बनाई, मंगला की एक्सटेंशन करी, नीलम झेलम डैम कंप्लीट किया। हमने जो है वो 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट पूरे पाकिस्तान में लगाए बिजली का मसला हल करने के लिए। हमने इन्फ्लेशन को नीचे रखते हुए GDP ग्रोथ रेट लेके आए 6%, 6.1%। लेकिन अब बात, और रुपये को डिवैल्यू नहीं होने दिया, जिससे हमारा रियल GDP बढ़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रहे, देखिए मैं नहीं कह रहा, इनके दौर में करप्शन बढ़ गई। इनके दौर में इतनी बढ़ गई कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, हमने 136 की रैंकिंग ली थी 2013 में, और हमने 2018 में 117 पे छोड़ा। परसेप्शन बढ़ गई। मैं ब्रेक ले लूं, मैं एक बात ऐड कर लूं कि ये जो हार वाला मामला है ना, ये अंगूठियों और हार वाला, जब मुल्क अंगूठियों और हार के लेन देन के ऊपर चलेगा तो फिर उस मुल्क में यही अशर होगा। जो अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं नाज़रीन। मुझे जो है इस पूरी लाइन पे अप्रोच ये है कि इकोनॉमिक साइकिल पाकिस्तान का 3-3.5 साल में ना कोई हुकूमत ठीक कर सकती है, ना कोई बात ख़राब कर सकती है। इसकी कहानी बहुत लंबी है। उस्मान डार साहब को इसमें लेके आते हैं आफ्टर ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मेरी पोजीशन ये थी कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान के माशी मसाइल का मलबा जो है वो एक दूसरे पे फेंकती हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मईशत के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी जमात की हैंडलिंग से तन तनहा ठीक नहीं होने लगे, और असल इशूज़ सियासी जमातें ना डिस्कस करती हैं ना होने देती हैं। यही चीज़ मैंने डॉक्टर अफतान साहब के साथ उठाई, उन्होंने दोबारा तहरीक इंसाफ के ऊपर उसको मलबा फेंक दिया। उस्मान डार साहब की तरफ चलते हैं। उस्मान डार साहब, अब ये तो बेसिकली कहते हैं कि मईशत जो थी वो सारी आपने तबाह कर दी है गैर दानिशमंदी की वजह से, और सीपैक में चीनियों को भी नाराज़ कर दिया, और ये समझते हैं कि चूँकि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, चीन हो या मशरक़ वस्ता के ममालिक हों, चूँकि आपने उनको नाराज़ कर दिया था और ये उनको अब आराम करेंगे, उनको खुश करेंगे और यूँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा इस इम्पोर्टेड हुकूमत से सादा आसान अल्फाज में ये सवाल है कि अगर वाकई बरूदी सूंघें थी, वाकई मुईशत तबाह थी, तो भाई आपको किसने कहा था कि आलमी साजिश का हिस्सा बनकर रात के अंधेरे में तरीके अदम एतमाद ला कर हुकूमत में आओ? 1.5 साल डॉक्टर साहब और पाकिस्तानियों ये इंतज़ार कर लेते ना, काहे की जल्दी थी मेरे बाबा? जो इमरान खान आपकी लीडर मरियम और सारे नाम लिए नहीं थकते। कौन आपको कह रहा था? जो बताओ ना वो कौन था, वो कौन है, किसके कहने पे ये सब कुछ किया? फिर आप लोगों को तो बड़ी जल्दी थी, हालात बुरे थे, आपको पता था जो आप बता रहे हैं, तो इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से हुकूमत छीन क्यों लिया आप लोगों ने? उसकी वजह ये थी कि देखें इमरान खान साहब की जो आप देखें टुवर्ड्स द एंड उनका जो बिहेवियर था वो अनडेमोक्रेटिक था। वो ही इज़ बेसिकली अ फासिस्ट लीडर एज फार एज आई एम। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए नहीं लिया आप लोगों ने उसको, इमरान खान से जान छुड़ाने के? इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था जिसके थ्रू दे आर गोइंग टू डीरेल द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसके अंदर इसका पूरा प्लान था। वो उसको हमने बेसिकली प्रीएम्प्ट किया, और हम हुकूमत बिल्कुल ना लेना चाहते। आप देखें इन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस वाले मामले पे बताया कि ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा ओथ लेने का कहा, इन्होंने उस वाले मामले में ये वाली बात बताई। आप कहेंगे जी हम नहीं मानते प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला रहे हैं, हम मानते ही नहीं अपोजिशन को, अपोजिशन सारी उठा के अंदर कर देते। आप अपनी मर्जी की सारी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग ला के आप लोगों को अंदर डालते। आप इस तरह आपने किन अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार किया था? इन्होंने सारों को, हमारे तो सारे किए हुए थे, मेन लीडर्स, कोई किसी को छोड़ा ही नहीं था। बात ये है तो नैब के थ्रू और वैसी बात ये देखिए नैब इनके कंट्रोल में नहीं थी कभी, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब आप रहने दें, खैर ये लोग पहले बताते थे कि फलाने की गिरफ्तारी होने जा रही, कैसे कंट्रोल में नहीं थी? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था इनका, नैब चेयरमैन का और एक और साहब का। मैं अगर इनके कंट्रोल में होती तो ये कन्विक्शन करवा देते। नहीं तो कहाँ, हवा में तो कन्विक्शन नहीं होती ना, कोई एविडेंस भी होना चाहिए। बात ये है कि एक पूरी की पूरी साजिश थी जिसके ये जो इम्पोर्टेड अपोजिशन है ना, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड अपोजिशन है। मैं ये बार बार बात करते हैं, मैं ये आप इनको कह रहे हैं ये पीटीआई को कि इम्पोर्टेड अपोजिशन? देखिए ना, मुझे आप ये किसकी इम्पोर्टेड है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गोगी पैसा लेके इमरान खान का बाहर भाग गई और बच्चे भी बाहर हैं। इमरान खान का पैसा लेके? इमरान खान का पैसा है वो। और आप मुझे बताएं, इमरान खान अपनी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो गोगी के लिए कहते हैं वो ऑल आउट गया हुआ था कि इसको ज़मीन भी लेके दो, इसको रिंग रोड के लिए क्या कहते हैं प्लॉट लेके दो, इसको हार दो, इसको अंगूठियाँ दो, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में माल वो, और बगैर किसी उसके लिए कर रही है, बगैर किसी उसके। ऐसे थोड़ी होता है। बात ये है कि इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं था, इन लोगों की प्लानिंग नहीं थी, और इन्होंने बेसिकली इस मुल्क के इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल करना था, इसलिए हमने इसको रोका। और फिर एक और बात ये भी आप ध्यान में रखें, कोई आइडियल वो नहीं होती सिचुएशन कि आप कहेंगे जी स्विट्जरलैंड बनेगा पाकिस्तान तो हम हुकूमत लेंगे, सही है ना? अगर आज से 1.5 साल बाद भी इससे ज़्यादा हालात ख़राब होने थे, हाँ, तो बेहतर ये। मैं तो आपको इसी तरफ लाना चाह रहा हूँ, आप दोनों इस तरफ आ ही नहीं रहे। एडवोकेट अबूजर सलमान न्याजी साहब, एक चीज़ में तो कम से कम तहरीक इंसाफ खासी नाकाम और कमी नज़र आती है। लोगों को सड़कों पर निकाल लेते हैं, पॉपुलर हैं, ट्रेंड जनरेट कर लेते हैं, लोग बहुत खड़े हैं साथ। लेकिन पंजाब की तरफ जब हम देखते हैं, जहां हमजा शहबाज जो हैं उनका इलेक्शन खासा मतनाज़ और कमज़ोर किस्म का है, ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ओपिनियन आती है, और ओपिनियन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरप्रटेशन की आर्टिकल 63(1)(a) की, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है वो इलेक्शन जो है वो कालादम हो जाता है। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ कोई वहाँ पर लीगल प्रोग्रेस नहीं कर सकी, और लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लेकर भी जो आए उस पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। क्या वजह है इसकी? देखिए मोहित साहब, पहले तो मैं बता दूं वो 63(1)(a) की जो इंटरप्रिटेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, वो ओपिनियन नहीं था, वो 186 का ओपिनियन था, प्लस 184(3) की साथ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज की थी, रेड विद 187, सो इट वाज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात यह है कि देखें इनका बड़ा अच्छा केस है मेरी नज़र में। अब कोर्ट को क्या लगता है वो तो कोर्ट बेहतर बता सकता है
क्योंकि लेकिन आर्गुमेंट ये है ना हमजा की तरफ से, आर्गुमेंट ये है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव, इस पे थोड़ा एक सेकंड, लेकिन हमजा के वकीलों की तरफ से आर्गुमेंट ये है न्याजी साहब कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं ले सकता। ये मेरा बेसिकली, इसीलिए मैंने कहा कि वो इंटरप्रिटेशन है आर्गुमेंट। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। आर्गुमेंट तो आप जो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ पे जो लॉयर्स का आर्गुमेंट है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, देखें ये तब होता है जब कोई कानून इनेक्ट होता है या कोई रूल बनता है, कोई रेगुलेशन बनती है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब कोई जजमेंट आती है ऑफ सुपीरियर जुडिशरी, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसका अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करता है तो फिर वो उसकी इंटरप्रिटेशन लागू उस वक्त से होती है जिस वक्त वो कानून बना था। तो इस वक्त तो ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इजाजुल हसन साहब की, 3 मेंबर बेंच की, ये 2 साल पहले आई थी। इसी बिल्कुल यही आइडेंटिकल फैक्ट्स थे कि क्या जजमेंट की एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव होगी कि प्रोस्पेक्टिव होगी। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल होल्ड किया था कि रेट्रोस्पेक्टिव होती है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रेट होता है और जिस वक्त से वो कानून बना होता है उस वक्त से उसकी एप्लीकेशन होती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन जो है ये बड़ा सस्पिशियस और डाउटफुल है इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये तहरीक इंसाफ इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाती है तो मेरे ख्याल से इनकी ये डिसीजन, मेरा जहां तक ख्याल है, कोर्ट में सब जुटे सब, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा केस है। दे हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ये केस ये जीत जाए। अच्छा, मेरे साथ रहिए, मैं यही चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहता था, बिकॉज मेरी अपनी जो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग थी वो ये कि आइन की महज तशरीह की है, आइन को समझाया है। उसका मतलब है कि जब से आइन में ये शिक है 633(1)(a) की, उसका मतलब वही था जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया है। इसका मतलब है कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है वो फिर बिल्कुल ही इनवैलिड, वॉइड, एब इनिशियो हो जाता है। लेकिन क्या वजह है उस्मान डार साहब, आप सभी लोग ये समझते हैं कि आप लोगों को निकाल लेते हैं, एक बहुत जोश व खरोश पैदा कर देते हैं, अवाम लब्बैक भी कहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। ना पंजाब में आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना सेंटर में जहां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 1-2 वोटों के ऊपर खड़ी है, आपके पास कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एंगेज करने की स्ट्रेटजी नहीं है, MQM को एंगेज करने की स्ट्रेटजी नहीं है, कोई नाराज अरकान आप नहीं कर सकते, PMLN के लोगों को नहीं आप तोड़ सकते, तो स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास। देखें डॉक्टर साहब, आज ये अजीम पाकिस्तानी हर पॉलिटिकल पार्टी से आगे निकल चुके हैं। ट्रस्ट मी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं शायद समझता हूं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से 10 कदम आगे ये अजीम लोग हैं जो सड़कों पर आना चाहते हैं। और बार बार जब भी मैं बाहर निकलता हूं, मॉल्स में, जहां भी कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कब आ रहे हैं इस्लामाबाद। तो एक बात तो डॉक्टर साहब एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये अजीम पाकिस्तानी इस नालायक और करप्ट हुकूमत से तंग आ चुके हैं। मैं ये जो PMLN के यहाँ गेस्ट बैठे इन्हें बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में पेट्रोल की इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी, डीजल की इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी, गैस की इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी, महंगाई का ये तूफान नहीं था। खुद इनके लगाए हुए गवर्नर पाकिस्तानियों मान रहे हैं कि 6% GDP 2 सालों से था। डॉक्टर साहब वो खुद मान रहे हैं कि कोरोना के ऊपर पाकिस्तान ने बेस्ट परफॉर्म किया। कोरोना के बावजूद आपका गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है कि जबरदस्त इकोनॉमी थी। बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ एक बबल था, बबल। पाकिस्तानियों, अखबारों में अपनी तस्वीरें लगाकर इश्तिहारबाजी कर कर ये लोग शोबाजी कर कर के अपनी प्रोग्रेस परफॉर्मेंस दिखाते थे। जैसे ही सामने आए हैं लेट गए हैं। IMF पे डॉक्टर साहब मेरे लीडर इमरान खान पे भी प्रेशर था। पाकिस्तानियों, मेरा लीडर 6% को नहीं मान रहे के आगे 60 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ा दिया मेरे लीडर इमरान खान ने। पिछले साल तो 4% प्रेशर बर्दाश्त किया, अपनी कौम पे बोझ नहीं आने दिया। मैंने कह रहे हैं कि पिछले साल नहीं, 5% नहीं 4% है। ये इन्होंने अभी प्रोपेगेंडा किया हुआ। अच्छा जी ओ चले आपने मुझे ब्रेक लेना। अब तो आपका लगाया हुआ गवर्नर, हैंड पिक गवर्नर कह रहा है बाबा। डॉक्टर साहब, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, कौम ये जानना चाहती है कि इमरान खान ने इस मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इसी खजाने से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया, गरीब लोगों को एहसास प्रोग्राम से घर बना के दिए, यूथ को, नौजवानों को कर्जे दिए, नया पाकिस्तान जो प्रोग्राम था कामयाब पाकिस्तान, उससे हमने कर्जे दिए। और भाई आप लोग क्या कहते हो, हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। आप नलायक है, नलायक। पैसे हैं लेकिन आप लोग उस पर लूट मार करके किकबैक्स में दोबारा वही दिहाड़ियां लगानी डॉक्टर साहब इन्होंने शुरू कर दी हैं।
मैं कहता हूं ये बैठ के फरागोगी करते हैं मेरे भाई। जो 40 अरब की स्टैब्लिश करप्शन है शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, उसका तुम लोग जवाब नहीं देते हो। आज तक एवन फील्ड्स अपार्टमेंट की रसीदें नहीं इनसे निकली। अच्छा, और मुझे रिंग की ये बात करते हैं और पता नहीं एक दो और चीज की बात आपका करते हैं। आगे मेरे सवाल का वैसे जवाब नहीं मिल सका। मेरा सवाल तो ये था, मैं ब्रेक ले लूं। मेरा सवाल तो आपसे ये था, मेरा सवाल तहरीक इंसाफ से ये था कि सभी लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास मकबूलियत जरूर होगी, लेकिन कोई प्रैक्टिकल उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है पंजाब में और सेंटर में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। लाजिम वेलकम बैक। एडवोकेट अबूजर सलमान खान नियाज़ी साहब, मुझे इस तरीके से समझा दें कि जो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, स्पीकर साहब चाहते हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब चाहते हैं कि दोबारा से रीवेरिफिकेशन होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि हमारे लोग जो नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, इस पे कानूनी पोजीशन क्या बनती है इस वक्त? देखिए मोहित साहब, जो पीटीआई वालों का आर्गूमेंट है वो ये कहते हैं कि कासिम सूरी साहब जब डिप्टी स्पीकर थे तो उन्होंने हमारा जो रेजिग्नेशन था उसको वेरीफाई कर लिया था, तो फर्दर स्पीकर हाउस में या स्पीकर के ऑफिस में या डिप्टी स्पीकर के ऑफिस में इसको दोबारा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमारी तरफ से जो इस्तीफ़ा है वो फाइनल है। लेकिन जो दूसरी साइड का आर्गूमेंट है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर वाज नॉट, उसका जो डिसीजन था दैट वाज ओवर रूल्ड बाय द स्पीकर। तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट्स जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं थी, तो इस वजह से अब स्पीकर जो है ही विल एक्सरसाइज द पावर्स। देखें, बड़ी सीधी सी रिक्वायरमेंट है मोहित साहब। स्पीकर हैज़ टू वेरीफाई कि ये जो रेजिग्नेशन है ये वॉलंटरी है कि नहीं है और ऑथेंटिक है कि नहीं है, और दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब वो फिजिकली जाके स्पीकर के सामने खड़े होंगे बताएंगे जी मेरा रेजिग्नेशन है। तो ये तो प्रोसीजर है, ये जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट की यही कहती हैं, और ये मैंने जो देखा है ये वाली रिक्वायरमेंट्स मेरे ख्याल से, फैक्ट्स मुझे नहीं पता, पूरी नहीं हुए। तो जो मेरे ख्याल से दिस इज माई गेस या मेरी ऑब्जर्वेशन है या मेरा प्रेडिक्शन है, जब तक ये जाएंगे नहीं। आप जी कह रहे हैं कि लोग ये वहां जाके वेरीफाई करना होगा। इंसाफ के ये कासिम सूरी के सामने, ठीक है, नहीं, क्या अप्रैल के महीने में कासिम सूरी के सामने इनफरादी तौर पे लोगों ने जाके अपने इस्तीफों को और अपने जो सिग्नेचर थे उनको वेरीफाई नहीं किया? ये आई एम नॉट वेल कॉग्निजेंट विद द फैक्ट्स मोहित साहब। चाहता हूं जरा मोहित साहब, आई एम नॉट कॉग्निजेंट विद द फैक्ट्स। समवन हैज टू वेरीफाई इट, समवन हैज टू वेरीफाई इट। जरा उस्मान डार साहब को बता सकते हैं बेहतर, लेकिन इकोनॉमी का। हाँ उस्मान डार साहब, ये इंडिविजुअल हैं, लोगों ने क्या जाके वेरीफाई किया था कि नहीं किया था? कहते मुझे नहीं पता। देखें, सब कुछ हो चुका है डॉक्टर साहब। कासिम सूरी साहब तमाम इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके, मंजूर करके पाकिस्तानियों भेज चुके हैं, और ये इम्पोर्टेड स्पीकर जिसे हम मानते नहीं हैं ड्रामा कर रहा है। जब एक स्पीकर ने तरीके अदम एतमाद की कामयाबी से पहले ही डॉक्टर साहब इस्तीफ़े दे दिए, इसीलिए हमने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया था। आप बताएं ना, हमने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया था इस इम्पोर्टेड शहबाज शरीफ के खिलाफ? बिल्कुल नहीं किया। तो मकसद ये है, ये खुद ड्रामा लगा रहे हैं, मंजूर कर ले जो दे दिए हुए हैं। अब ये जी एक एक करके आए, दो दो करके आए, 4-6 महीने लगाए। बाबा इस्तीफे मंजूर करो, जो करना है कर लो आप। जब हम पहले दिन से डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना हम इस इम्पोर्टेड स्पीकर को मानते हैं, ना इस इम्पोर्टेड वजीर आजम को मानते हैं, और ना ही इस इम्पोर्टेड कैबिनेट जिसके अंदर 34 में से 26 क्रिमिनल जमानतों पर बैठे हुए हैं, और पूरे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानते, तो फिर क्या बहस है इस मुल्क में? और भाई जाओ इस्तीफे एक्सेप्ट करो, आगे काम बढ़ाओ। क्या लॉलीपॉप दे रहे हो? मुझे तो वैसे बेशर्मी की भी डॉक्टर साहब इसकी वैसे मैं तो समझता हूं इसकी सियासी अहमियत क्या है? मतलब इसकी एक तो कानूनी पहलू है ना, इससे आपको सियासी तौर पे क्या फ़ायदा? आपका ख्याल है तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे होंगे जो नहीं, जब इतना सख्त इनका स्टैंड है, इतने पॉपुलर हुए हैं आजकल, तो वो छोड़ देंगे? देखिए, जो कानून है वो ये कहता है कि आपने उधर जाके या तो आपने असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर कह देना कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो एक्सेप्ट हो जाता है। नहीं, आपने खड़े होकर स्पीच में ये कहना है कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, फिर आपका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाता है। इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है जावेद हाशमी साहब के केस में। फिर आप यहाँ अगर आपने क्या कहते हैं ये नहीं किया, तो फिर यू हैव टू गो टू द चैम्बर ऑफ द स्पीकर, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। वो आपसे पूछेगा। तो कासिम सूरी के पास ये लोग चैम्बर में नहीं गए? कासिम सूरी ने इस्तीफे एक्सेप्ट करके सारे भिजवा के उसके बाद नेशनल असेंबली का इजलास जो है उसको भी प्रिजाइड किया। कैसे किया? जब तुमने इस्तीफे दे दिए। आखिरी जो कासिम सूरी ने बाद में इस्तीफा दिया? बाद में नहीं दिया, उसने पहले दिया। ऐसा उसने कहा मैं सारे को भेज दिए,
उसके बाद अगले दिन जाके बैठ गया। सूरी बैठा रहा था ना आखिरी वक्त तक, उसने सारी इन्होंने पहले कहा कि हमने इस्तीफा, कासिम सूरी ने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, हम सब ने दे दिया, हम जा रहे हैं। उसके बाद ये 2 दिन बाद फिर आगे क्या कहते हैं प्रिजाइड कर रहा है उसको। और इस तरह होता नहीं ना, ये कहते हैं इसकी प्रेसिडेंस ये मौजूद है कि आपने खुद जाके चैम्बर में करना है, हैंड रिटन देना। इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों के लिए क्या है? इस पे क्यों स्टैंड लिया हुआ है? पॉलिटिकल जानना चाहते हैं हम, जाने दें। कानूनी तौर पे क्या कहते हैं आखिर तो आज चले जाते हैं ना। देखें अगर ये इम्पोर्टेड ऑपोजिशन जो है कि किसने इनको रोका है, जाए चैम्बर में एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। फिर बात ये इन्होंने कहा, अभी आपको मैं बता दूं, इन्होंने कहा जीडीपी ग्रोथ रेट, बड़ी जीडीपी ग्रोथ रेट है जी। है अपना पहले साल 5.8% हमने दी, पहले साल इनकी हुई 2% जीडीपी ग्रोथ। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में आपको अभी दिखा दे, तो मैंने भेज भी दिया आपको। 2000 दूसरे साल इनकी हुई -0.5%। पेंडेमिक था ना, एक सेकंड, हमारे वॉर ऑन टेरर थी ये इस तरह नहीं होता। पेंडेमिक से तो सप्लाई चेन नहीं, वॉर ऑन टेरर से ज्यादा खतरनाक थी। 1 मिनट रुक जाए। फिर इनकी तीसरे साल हुई 4%, यानी कि जो पिछले साल थी 4% ग्रोथ। इस साल के फिगर्स अभी आने हैं, मगर एस्टिमेटेड 5% के अराउंड होगी वो। ठीक है, 5.6% ये कहते हैं पिछले साल की, वो गलत है। नहीं है ही नहीं ना, ये देखें ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये किसके फिगर? ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के कहते हैं, जो सबसे ज्यादा आपका क्या कहते हैं, जो आपको ये IMF का डेटा है, ये सारा का सारा मेन डेटा है। ये तो ये कोई पाकिस्तान तरीके से आपका कोई फेसबुक का पेज थोड़ी है कि आप कहते हैं कि 6% ग्रोथ। फिर एक मिनट, फिर देखें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी तब होती है जब आप रुपए को स्टेबल रखें और फिर आप जीडीपी ग्रो करेगा। आपका डॉलर टर्म्स में जीडीपी तभी ग्रो करेगा जब आपका रुपया स्टेबल होगा। अगर रुपया स्टेबल नहीं होगा, रुपया ज्यादा डिवैल्यू करेगा, जीडीपी कम ग्रो करेगा, तो आपकी श्रिंक करके। स्टेट बैंक ने इंटरव्यू में जो एडमिट किया है कि पाकिस्तान में रिमार्केबल रिकवरी की, चोरों के होते हुए पैसा स्टेबल नहीं हो सकता। मैं ये बता रहा हूँ कि 5% ग्रोथ का अभी आना है नंबर। वो जब आएगा तो हम सब मानेंगे। ऐसी बात को ऐसा जाहिलों वाली बात तो नहीं करेंगे, मानते तो हमारा 5.8% जीडीपी मानते नहीं थे, अपना कह रहे हैं हमारा 5% हमने बढ़ावा कर दिया। बात ये है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, हम 312 बिलियन डॉलर के ऊपर पाकिस्तान का जीडीपी छोड़ के कहते, जो आज 281 बिलियन डॉलर पे है। 4 साल डॉलर अप्रिशिएट करके, डॉलर इन्होंने से कंट्रोल नहीं हुआ, छोड़ा है डॉलर आपसे भी कंट्रोल छोड़ के हो जाएगा। 176 से 202 189 से 18 जिस दिन हुकूमत गई दिन अभी झूठ नहीं चलेगा। 189 का इन्होंने हमें दिया। मैं ये कह रहा हूं, हम फिर भी हैंडल कर लेंगे, हम फिर भी हैंडल कर लेंगे। इन लोगों से हैंडल नहीं होगा जी। और ये इन्होंने पहले भी कमेंट ले लें डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब अच्छा, डॉक्टर साहब कोई कमेंट है जरा। नेशनल टीवी पे बैठ के ये इंपोर्टेड लोग, ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले कितना झूठ बोल रहे हैं। इनका अपना गवर्नर कह रहा है इमरान खान की 6% जीडीपी थी। मैं नहीं कह रहा था, इनका अपना हैंड पिक लगाया हुआ पाकिस्तानियों गवर्नर कह रहा है। वो इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसियों की तारीफ कर रहा है, इनका लगाया हुआ गवर्नर। यहाँ तो फिर वो पिछले साल की नहीं कह रहा, वो इस साल की कह रहा है कि हो सकता है हो। पिछले साल 4% थी। और भाई मेरे कोरोना में उसने 4% थी पिछले साल। ये सारा रजिस्टर्ड डेटा है, जो इमरान खान IMF का डेटा है, सारों का डेटा है कि पिछले साल 4% थी, उससे पिछले साल -0.5 गवर्नर से सीख लो। तो यार कोरोना में तो हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे ना, सीख लो स्टेट बैंक से। हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, पीपल पार्टी के दौर में फ्लड आया हुआ था। सीख लो तुम सारे। आप रोते रहोगे, मानते नहीं। वही आपके आंख और कान खोल रहा है कि भाई अभी भी जाओ। मैं तो ये पूछता हूँ कि इमरान खान के वक्त कह रहे हैं कि हम उस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, जिस यूनिवर्सिटी आप पढ़े हुए, इसी खजाने से इमरान खान लोड शेडिंग तो हम खत्म करके गए थे, आप लोगों ने आगे सवाल उठा दिया। ये थोड़ा सा इससे हटके गए, कानूनी इसका पहलू सेंचुरी में नहीं था, सारा कुछ ठीक था। बुनियादी तौर पे ये बाहर भी दे रहा था, अंगूठियां भी दे रहा था, आवाम के लिए लंगर खाने, अपने लिए तोशा खाना। एक्सपोज होगा वो हार पकड़ के सर, एक मिनट वो पकड़ के करप्शन कर रहा है, वो ठीक है। एक मिनट है, एडवोकेट अबू सर सलमान खान न्याज़ी होगा इसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि आप लोग चोर हैं। मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है इमरान खान। सलमान खान न्याज़ी साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है आप लोग चोर हैं। न्याज़ी साहब, ये जो सिचुएशन है कि तहरीके इंसाफ वाले कंफर्म करने नहीं जाएगी और हुकूमत और ट्रेजरी ब्रांचेस जो है उनके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है? एक सिंपल मतलब बता दें बस 30 सेकंड में, इसका फिर क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है? देखें फॉर इंस्टेंस, अगर स्पीकर अभी इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसने वेरीफाई नहीं किए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो नहीं देखी, तो वो कर देते हैं, तो कल को इनमें से कोई अगर चैलेंज करेगा तहरीक इंसाफ के MNAs में से, जो मुझे इनकी बातों से तो नहीं लग रहा ये करेंगे, तो दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट। तो अगर वो कोई भी नहीं करेगा चैलेंज, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। और मेरे ख्याल से ये तो एग्रीव्ड भी नहीं होंगे, क्योंकि ये चैलेंज भी नहीं करेंगे। मैंने अभी तक किसी PTI के MNA को ये कहते हुए नहीं सुना कि हम इस्तीफा चैलेंज करेंगे। अगर ये कबूल कर लेते हैं, मेरे ख्याल से एज ए अबंडेंट कॉशन
जो स्पीकर है वो चाह रहा है कि मैं सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करूं फिर एक्सेप्ट करूं, सबको बुलाऊं बारी बारी, ताकि ये कल को इसको चैलेंज ना कर सके मेरी रूलिंग को। और शायद वक्त हमारा खत्म हो गया, और शायद इसकी वजह सियासी भी है कि हुक्मरान जमात ये समझती है कि शायद तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग वहाँ आएंगे और इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये सारी बहस आपने देखी। आज इतना ही। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।